अब जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज टू बी डिजाइंड विद ए वोल्टेज रेटिंग 1 किलोवोल्ट यूजिंग ए मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अबाउट 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर. For safety, we would like the field never to exceed, say, 10% of the dipole strength. What minimum area of the plates is required to have a capacitance of 50 picofarad? ये कहना चाह रहा है कि एक 50 पिकोफेरेड का कैपेसिटर हमको बनाना है ना. कितने कैपेसिटेंस का? 50 पिकोफेरेड. पिको का मतलब क्या होता है? बताया था आपको, 10⁻⁻12. तो इतने मतलब 50 पिकोफेरेड का कैपेसिटर हमको बनाना है, डिज़ाइन करना है. ठीक है, तो उसके लिए जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप यूज़ करोगे उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 3. ठीक है, और एक और चीज़ दे रखी है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. अब ये क्या चीज़ होती है? देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये दोनों अलग अलग चीज़ है. ये है 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर. ये दोनों अलग अलग चीज़ होती है. चलो अभी बात करते हैं इसकी. और क्या दे रखा है? ये बोल रहा है विद वोल्टेज रेटिंग 1 किलोवोल्ट. मतलब जो वोल्टेज रहेगा कैपेसिटर का मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 किलोवोल्ट. 1 किलोवोल्ट का मतलब है कि 1000 वोल्ट. किलो का मतलब क्या होता है? 10⁻3. तो 10⁻3 इंटू 1 यानी 10⁻3 वोल्ट. इतने वोल्टेज तक वो काम करना चाहिए कैपेसिटर जो आप बना रहे हो. ठीक है, तो बताओ कि जो प्लेट्स आपको यूज़ करनी पड़ेंगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, उनका मिनिमम एरिया यानी कि उनका एरिया कितना रखना पड़ेगा अपन को. पहले तो इसकी बात करेंगे. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या चीज़ होती है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब है डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ. लेकिन डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ कौन सी वाली? ऐसे नहीं उसको तोड़ रहे हैं अपन हथौड़ा लेके और हाँ कितना ताकतवर है वो, कितना मजबूत है, वो नहीं चेक कर रहे. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब है, डाइलेक्ट्रिक का काम क्या होता है? हमने पढ़ा था कि जब उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो पोलराइज होता है और पोलराइज होकर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर प्रोड्यूस करता है. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? इंसुलेटिंग मीडियम होते हैं, और जब उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो पोलराइज होकर एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है. ये उसका काम होता है. ठीक है, तो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ये बेसिकली क्या होता है? इंसुलेटर होता है. ठीक है, लेकिन होता ये है कि जब आप एक्सट्रीम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हो, एक्सट्रीम मतलब बहुत ही ज़्यादा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर अप्लाई कर दिया, तो देखो क्या एक्टिविटी होगी उसके अंदर. ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई किया. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ई नॉट बोल देते हैं इसको. तो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया. जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, हमने पढ़ा था कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है. तो देखो इनका जो मॉलिक्यूल्स का जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है वो कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है. अच्छा, नेगेटिव चार्ज का सेंटर मतलब जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर, एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका सेंटर, वो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका सेंटर पॉइंट कहाँ पे है? एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उनका सेंटर पॉइंट जहाँ पे होगा वो इस नेगेटिव चार्ज का सेंटर कंसिडर किया जाएगा. तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करोगे, अच्छा ये सेपरेट क्यों है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करोगे तो पॉजिटिव चार्ज के सेंटर और नेगेटिव चार्ज के सेंटर के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, तो उनके बीच में गैप क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओगे तो नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर फोर्स बढ़ता जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब उनके ऊपर इतना फोर्स लगेगा कि वो इलेक्ट्रॉन इन एटम या मॉलिक्यूल से बाहर निकल जाएंगे. समझ रहे हैं? ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज़्यादा फोर्स लगाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है, याद है क्या फॉर्मूला? F=Q×E. अगर E इंक्रीज करोगे तो फोर्स भी इंक्रीज होगा. तो चार्ज के ऊपर, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इतना ज़्यादा लगेगा कि वो उस एटम या मॉलिक्यूल से बाहर निकल जाते हैं. खींच के निकाल लिया उसको अपन ने. अब उससे क्या हुआ? तो इलेक्ट्रॉन इस एटम या मॉलिक्यूल से फ्री हो गया. फ्री हो गया तो अब कहाँ जाएगा? वो इस मटेरियल के अंदर ही घूमता रहेगा. और अगर इस मटेरियल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली घूम रहे हैं अगर वो डेवलप हो गए, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हो गए तो ये मीडियम कौन सा मीडियम बन गया? कंडक्टिंग मीडियम. जबकि इसको क्या होना चाहिए था?
इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए था। कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में अगर इंसुलेटर होता है तो दोनों प्लेट्स आपस में कभी भी कनेक्ट नहीं होती, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है और उनका चार्ज कैंसिल नहीं होता। लेकिन अगर सोचो अगर बीच में जो मीडियम है अगर वो कंडक्टिंग मीडियम बन गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगी और कैपेसिटर काम करना बंद कर देगा, क्योंकि जितना भी पॉजिटिव चार्ज आप पहली प्लेट को दोगे वो सीधा का सीधा नेगेटिव प्लेट से कैंसिल होता जाएगा। तो चार्ज को स्टोर कहाँ से करेगा, वो नहीं करेगा। बात समझ में आई क्या? तो हमको क्या करना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। तो एक लिमिट अपन सेट करेंगे ना कि इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो खतरा है, फिर ये कंडक्टिंग मीडियम में कन्वर्ट हो सकता है। तो उससे कम कम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है, 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर। अच्छा ये बताओ वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट होती है, बताया था आपको, वोल्ट पर मीटर यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू है जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम मैक्सिमम सहन कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीड करोगे तो क्या होगा, कंडक्टिंग मीडियम में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या करना है, इससे कम कम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है। कृष्ण ने बोला कि इसका सिर्फ 10% ही इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे, मतलब जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में रहेगा वो कितना होगा, 10% ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको दे रखी है तो उसका 10% कितना होगा, तो 10/100 इंटू 10⁻⁷, 10% निकाल लो इसका, क्या आएगा 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हम मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। बात आई क्या समझ में? तो अब आपके पास क्या क्या डेटा है, आपके पास C की वैल्यू है, K भी पता है आपको, V भी पता है और E भी पता है, ठीक है। और आपको कैपेसिटर बनाना है जिसमें एरिया ऑफ द प्लेट्स पूछा जा रहा है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करते हैं, K∈A/D। ये फॉर्मूला क्यों यूज़ करना है, क्योंकि इसमें A आता है एरिया ऑफ द प्लेट्स, ये तो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा C पता है, K पता है, इसकी वैल्यू पता ही है ε0 की, D नहीं पता, ये पूछा है D नहीं पता। D को E और V की टर्म्स में क्या लिख सकते हो, E = V/D होता है क्या, तो D = क्या लिख सकते हो, D = V/E लिख सकते हो। तो कैपेसिटेंस, यहाँ से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, K∈A/V/E, ठीक है। ए पूछा है तो ए को छोड़ के बाकी सब इधर ले जाओ, तो ये बनेगा C × V/E और ये अपॉन में आएगा तो ये आएगा K∈0, यही आएगा ना। ए क्योंकि मेरे को पूछा था मैंने उसको उधर रखा और बाकी सब मैं इधर ले आया, तो ये एज इट इज इधर मल्टीप्लाई होगा तो C × V/E और ये अपॉन निकला गया। तो आंसर क्या आएगा, C बताओ 50 पिकोफैरड है ना। ये लो C की वैल्यू पुट कर दी। V कितना है 1 किलोवोल्ट है ना, 10⁻³ किलो को अपन चेंज करेंगे, किलो का मतलब होता है 10⁻³ K की वैल्यू 3 दे रखी है। ε0 कितना है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू E कितना है 10⁻⁶। ये लो ये सब वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लो, ये आएगा एरिया ऑफ द प्लेट्स। ये चीज़ बताने के लिए क्वेश्चन मैंने नोट्स में डाला है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे हाँ अब एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कई बार पूछ लेते हैं, मतलब एयर का ब्रेकडाउन कितने इलेक्ट्रिक फील्ड पे होता है। एयर में भी यही एक्टिविटी होगी, एयर में भी तो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, तो एयर के अंदर जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं अगर आप एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड गैस के ऊपर या एयर के ऊपर अप्लाई करोगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स उसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो मतलब कि एक जो गैस होती है ना वो भी एक कंडक्टिंग मीडियम की तरह बिहेव कर सकती है हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। ऐसा मत सोचना कि गैस है हवा है तो उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, वो आपको नोट करना है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। ये डेटा अलग से हाईलाइट करके लिख लेना, बॉक्स में बंद कर लेना, 4-5 स्टार लगा देना इसके ऊपर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। ये डेटा याद रखना है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है सीधा। 3 × 10⁻⁶, ये हाईलाइट भी कर लेना है इसको, ऐसे बॉक्स में बंद करके थोड़ा अलग से दिखा दो इसको ताकि नजर जाए इस पर।